ओके, अब हम देखेंगे एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ओके, इट इज़ अ सब टाइप ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस। तो इट इज़ अ ब्रोंकोपल्मोनरी डिसीज कॉज्ड बाय एस्परगिलस फंगस। एस्परगिलस फंगस की जो स्पीशीज होती है उसकी वजह से ब्रोंकोपल्मोनरी डिसीज होता है, जिसका नाम है ABPA, और उसका सब टाइप है एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। एलर्जिक है इसलिए इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। और एस्परजिलस फंगस की जो स्पीशीज है उसमें मोस्ट कॉमन इज एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। और दूसरे स्पीशीज है लाइक एस्परजिलस क्लेवेटस, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्लेवस। के मोस्ट कॉमन है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। अब ABPA की डेफिनेशन, इट इज़ अ ब्रोंकोपल्मोनरी डिसीज कॉज्ड बाय एस्परगिलस स्पीशीज। Here there is a hypersensitivity reaction against aspergillus fungus in the walls of the airway। तो इसकी वजह से एयरवे की जो वॉल्स होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा और उसकी वजह से सिम्टम्स अपीयर होंगे पेशेंट में। तो ये उसकी डेफिनेशन। यहाँ पे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वो टाइप 1 और टाइप 3 दोनों होती है, लेकिन एग्जाम में आप लिख सकते हो टाइप 1 इज़ मोर देन टाइप 3, लेकिन होती दोनों है। तो अब इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। और ये ABPA होता किस में है? इन पेशेंट्स ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस और ब्रोंकियल अस्थमा, या फिर कोई एलर्जिक पेशेंट। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है उसमें होता है, जिसमें पहले से ही कोई पल्मोनरी डिसीज हो लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस या ब्रोंकियल अस्थमा। उसमें अस्थमा इज मोस्ट कॉमन। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के जैसा फंगस जिसमें हाइफे भी प्रेजेंट हो गए, तो वो एंटर किया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन द पेशेंट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस और ब्रोंकियल अस्थमा। फिर वो इट कॉलोनाइज इन द एयरवे के एयरवे में कॉलोनाइज हुआ, कॉलोनी फॉर्म की उसने एस्परजिलस ने। फिर पेशेंट एलर्जिक था तो उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ। और कौन सा रिएक्शन? टाइप 1 मोर देन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से टिपिकल रिस्पॉन्स क्या होता है? IgE लेवल्स इंक्रीज होंगे, इयोसिनोफिल लेवल्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। जो म्यूकस सिक्रीशन वो भी बढ़ जाएगा, तो इन्फिल्ट्रेट्स भी प्रेजेंट होंगे, लिकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स, IgG एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी विच इज स्पेसिफिटिन्स। तो ये सारा रिस्पॉन्स होगा टू द एंट्री ऑफ एस्परजिलस फंगस। तो उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई, IG इंक्रीज हुआ, इयोसिनोफिल इन्फिल्ट्रेट्स, IgG ये सब एक्यूमुलेट हुआ इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर वहाँ पे क्या होगा? म्यूकस भी सिक्रेट होगा, फिर धीरे धीरे म्यूकस प्लग्स फॉर्म होंगे। देयर विल बी प्लगिंग ऑफ ब्रोंकाई विथ म्यूकस प्लग्स कंटेनिंग हाइफे। फंगल रिएक्शन इसलिए उसमें हाइफे भी प्रेजेंट होंगे। और पेशेंट जब कॉफ करेगा तो जो स्प्यूटम होगा उसमें भी हाइफे प्रेजेंट होंगे। ओके, इन स्प्यूटम ऑल्सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ फंगल हाइफे, जिसे हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर ये ब्रोंकाई जो होगी वो म्यूकस प्लग की वजह से ब्लॉक हो गया, तो उसकी वजह से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, फर्दर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल वॉल। तो इट कैन लीड टू ब्रोंकेक्टेसिस एंड वेरी रेयरली कैन लीड टू अपर लोब फाइब्रोसिस। और इसमें जो ब्रोंकेक्टेसिस होगा, ब्रोंकेक्टेसिस मतलब एबनॉर्मल या इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकियल एयरवेज। तो ब्रोंकेक्टेसिस होगा, उसमें मोस्ट कॉमन होगा प्रॉक्सिमल मोस्ट कॉमन, उसके बाद आएगा सेंट्रल, क्योंकि फंगल हाइफे वो कॉलोनी फॉर्म करता है इन द प्रॉक्सिमल ब्रोंकियल वॉल, तो उसकी वजह से प्रॉक्सिमल ब्रोंकेक्टेसिस होगा। फिर सेकंड सेंट्रल ब्रोंकेक्टेसिस। तो ये होगी इसकी बेसिक पैथोजेनेसिस। फिर से एक बार, ये होता किसमें? इन पेशेंट्स विद लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा, एस्परगिलस फंगस एंटर हुआ इन द पेशेंट्स एयरवे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दे फॉर्म कॉलोनी इन द एयरवेज। तो उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फॉर्म हुआ, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ कौन सा? टाइप 1 मोर देन टाइप 3। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से IgE इंक्रीज हुआ, इयोसिनोफिलिया हुआ, इन्फिल्ट्रेट्स, लिकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स, IgG भी बढ़ा। फिर अल्टीमेटली म्यूकस सिक्रीशन बढ़ेगा, तो उसकी वजह से म्यूकस प्लग्स फॉर्म होंगे, और वो जो म्यूकस प्लग्स होंगे वो ब्रोंकियल ल्यूमन होता है उसको ब्लॉक करेंगे। उसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेमेशन होगा ऑफ ब्रोंकियल वॉल विच कैन कॉज ब्रोंकेक्टेसिस और रेयरली अपर लोब फाइब्रोसिस। और यहाँ पे म्यूकस प्लग में हाइफे भी प्रेजेंट होता है, और कफ जब हम कॉफ करेंगे तब स्प्यूटम में भी हाइफे प्रेजेंट होगा। ये उसकी पैथोजेनेसिस। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होता है इट इज TH2 मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन विथ इयोसिनोफिलिया। ओके, TH2 मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन विथ इयोसिनोफिलिया, इसकी वजह से इसमें इयोसिनोफिल भी बढ़ेंगे। अब पैथोलॉजी ऑफ ABPA, तो उसमें हमने बात की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से इयोसिनोफिल्स काउंट बढ़ेंगे, IgE भी बढ़ेगा। तो हमें देखने को मिलेगा इयोसिनोफिलिक इनफिल्ट्रेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। और जब हम रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? फ्लीटिंग ओपेसिटीज़ होगी। फ्लीटिंग ओपेसिटीज़ मतलब ओपेसिटी की जो साइट्स होती है वो चेंज होती रहेगी विथ पीरियड। तो ये अलग अलग एक्सरे दिए हुए हैं,
डिफरेंट टाइम पीरियड के, तो वहाँ पे ओपेसिटी कभी यहाँ पे होगी, कभी हर बार अलग अलग जगह पे होगी, तो इसे कहता है फ्लीटिंग ओपेसिटीज़। फिर और भी अपीयरेंस दिखेंगे, वो बाद में देखते हैं। तो एक हमें फ्लीटिंग ओपेसिटीज़ दिखेगी, इयोसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन दिखेगा। फिर हमने देखा था कि म्यूकस प्लग्स वो क्या करेंगे, ब्रोंकियल पैसेज होता है उसको ब्लॉक कर देंगे, विच विल लीड टू एटेलेक्सिस। ओके, म्यूकोजल प्लकिंग विथ हाइफे विच लीड्स टू एटेलेक्सिस। फिर हमने देखा ब्रोंकियल वॉल्स को भी डैमेज करेंगे, कौन सी मोस्ट कॉमन, प्रॉक्सिमल ब्रोंकियल वॉल को भी डैमेज करेंगे, विच विल लीड टू ब्रोंकिएक्टेसिस। फिर अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स हमने पहले देखा था कि ये होता है इन पेशेंट्स विथ लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रोंकियल अस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो अगर अस्थमेटिक पेशेंट में हुआ तो उसके जो एक्सरबेशंस होते हैं वो बढ़ जाएंगे, कि देयर विल बी रिकरेंट एस्थमेटिक exacerbation plus worsening of asthmatic symptoms. There will be steroid dependent asthma along with breathlessness, coughing, और coughing में जो sputum में होगा उसमें भी फंगल हाइफे प्रेजेंट होगी। फिर फीवर, कफ विथ थिक ब्राउनिश म्यूकस प्लग कंटेनिंग हाइफे इन द स्प्यूटम के देखा। फिर क्रैकल्स और क्लबिंग भी देखने को मिल सकता है इन लेस देन 15% केसेस। फिर इससे कॉम्प्लिकेशन है प्रॉक्सिमल सिलिंड्रिकल ब्रोंकाइटिस और सेंट्रल ब्रोंकाइटिस। ये होगा इसके क्लिनिकल फीचर्स। मेन यही है, फीवर, कॉफ और म्यूकस प्लग देखेंगे इन द स्प्यूटम, फंगल हाइफे देखेंगे, ब्रेथलेसनेस, कफिंग, वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम्स, फिर वर्सनिंग ऑफ एस्थमेटिक सिम्टम्स, फिर क्रैकल्स एंड क्लबिंग। उसकी एक कॉम्प्लिकेशन विच इज प्रॉक्सिमल सिलिंड्रिकल ब्रोंकाइटिस और सेंट्रल ब्रोंकाइटिस। अब देखते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, क्राइटेरिया फॉर ABPA डायग्नोसिस। तो पहले एक बार सब देख लेते हैं, फिर एक निमोनिक बताऊंगा जिसकी वजह से सब याद हो जाएंगे। तो एक, अगर पेशेंट को प्री डिस्पोजिंग एस्थमा या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो वो काउंट कर लेंगे। फिर ऑब्लिगेटरी क्राइटेरिया जो ऐड ऑन होंगे, ऑब्लिगेटरी और सपोर्टिव क्राइटेरिया, तो उसमें हम सीरम IgG लेवल्स हमें इंक्रीज्ड दिखेंगे मोर देन 1000। फिर पॉजिटिव इमीडिएट स्किन टेस्ट, ओके, स्किन टेस्ट भी पॉजिटिव होगी टू एस्परजिलस फंगस, हमें इंक्रीज्ड IgE देखने को मिलेगा, IgE रिस्पॉन्स, व्हील एंड फ्लेयर रिस्पॉन्स। ओके, स्किन में व्हील एंड फ्लेयर रिस्पॉन्स दिखेगा पॉजिटिव स्किन टेस्ट में। फिर दूसरे सपोर्टिव क्राइटेरिया है जिसमें इयोसिनोफिल्स काउंट इंक्रीज होंगे, फिर इंक्रीज्ड IgG एंटीबॉडी, ओके, इंक्रीज IgG एंटीबॉडी टू एस्परगिलस। फिर कंसिस्टेंट रेडियोग्राफिक ओपेसिटीज़। अभी रेडियोग्राफिक ओपेसिटीज़ में हमें क्या क्या दिखेगा, एक हमने बता दी फ्लीटिंग ओपेसिटीज़, फिर यहाँ पे लिखी हुई है फ्लीटिंग ओपेसिटीज़, फिर फिंगर इन ग्लव्स अपीयरेंस, फिंगर इन ग्लव्स अपीयरेंस, फिर ट्रैम ट्रैक लाइन्स, फिर रिंग शेडोज। तो ये 3 रेडियोलॉजिकल अपीयरेंसेस हो गए। एक फिंगर इन ग्लव्स अपीयरेंस, मतलब जो ब्रोंकियल वॉल होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ, फिर एंड में यहाँ पे म्यूकोजल प्लग की वजह से ब्लॉक होगा, तो हमें ऐसा लगेगा फिंगर इन ग्लव अपीयरेंस, ऐसा बहुत सारा देखने को मिलेगा, तो फिंगर इन ग्लव अपीयरेंस। फिर ट्रैम ट्रैक लाइन्स, इसमें सिंपली ब्रोंकियल वॉल की इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें बहुत सारी ऐसी लाइन्स देखने को मिलेंगी। फिर रिंग शेडोज देखने को। मेन ये 3 रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो गई। ओके, तो ये थी ABPA की डायग्नोसिस। अब इसका निमोनिक है फिश बे, FISH फिश BAE बे। F से फ्लीटिंग ओपेसिटीज और दूसरी रेडियोलॉजिकल अपीयरेंसेस, फ्लीटिंग ओपेसिटी हो गई, फिंगर इन ग्लव अपीयरेंस हो गया, ट्रैम ट्रैक लाइन्स हो गई, वो सब। फिर I से IgE लेवल्स इंक्रीज, सीरम IgE लेवल्स इंक्रीज। S से स्किन टेस्ट पॉजिटिव, ओके, व्हील एंड फ्लेयर रिस्पॉन्स दिखेगा, पॉजिटिव इमीडिएट स्किन टेस्ट। फिर H से फंगल हाइफे, ओके, फंगल हाइफे प्रेजेंट ऑन स्प्यूटम, इन स्प्यूटम। फिर B से यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन विच इज ब्रोंकाइटिस, प्रॉक्सिमल, फिर सेंट्रल ब्रोंकाइटिस। फिर A से एस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिर लास्ट में E से इयोसिनोफिल लेवल, इयोसिनोफिलिया, जिसमें इयोसिनोफिल काउंट्स बढ़ेंगे। तो ये हो गया फिश बे। फिर इसमें जो IG लेवल है उससे हम डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस भी और फिर प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, हम जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे फिर हम IG लेवल्स मेजर करते रहेंगे ताकि हमें पता चले कि पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, उसका प्रोग्नोसिस हो रहा है कि नहीं। तो IG लेवल इज़ फॉर डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। अब इसकी मैनेजमेंट ऑफ ABPA। तो इनिशियली हम स्टीरॉइड्स देंगे फॉर 12 वीक्स। जहाँ पे स्टीरॉइड यूज़ होता है वो मोस्ट कॉमन वो है ओरल प्रेडनिसोलोन, उसका डोज है 30 mg फॉर 7 to 10 days, फिर फॉलोड बाय 5 to 10 mg फॉर मेंटेनेंस टिल 12 वीक्स। ओके, इनिशियली 30 mg, फिर 5 to 10 mg।
अगर इससे भी ट्रीट नहीं हो रहा है या फिर रिकरेंस हो या रिलैप्स हो रहा है तो हम या तो फिर एंटी आईजी एंटीबॉडी दे सकते हैं विच इज़ ओमालिजुमाब, या फिर कोई एंटी फंगल एजेंट विच इज़ इट्राकोनाजोल। लेकिन स्टार्टिंग में हम लेंगे स्टीरॉइड्स, फिर अगर नहीं हुआ तो फिर हम कंबाइन करेंगे स्टीरॉइड को एंटी आईजी एंटीबॉडी के साथ या फिर एंटी फंगल एजेंट के साथ। लेकिन ओमालिजुमाब मोस्टली यूज़ नहीं करते, एंटी फंगल एजेंट ही यूज़ करते हैं। तो मेन स्टे ट्रीटमेंट होगा हमारा स्टीरॉइड्स जिसमें ओरल प्रेडनिसोलोन और एंटी फंगल एजेंट जिसमें इट्राकोनाजोल। फिर अदर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ लाइक एयरवे क्लियरेंस डिवाइस, इसमें हम एयरवे क्लीन करेंगे, फिर आईवी फ्लूइड्स देंगे पेशेंट को और मॉनिटर करेंगे बाय IgE लेवल्स विच इज़ डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक। तो यह था पूरा ABPA के बारे में।